Okay, so now we start with our next question, that is question number 16. Draw figure to show the splitting of d orbitals in an octahedral crystal field. तो यहाँ पर हमारे पास ये octahedral crystal field का डायग्राम है टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT. ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब मेटल को या मेटल आयन को आइसोलेटेड स्टेट में रखा जाता है, मतलब उसके आसपास कुछ भी नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई लिगेंड दूर दूर तक नहीं है, तब क्या होगा? जो डी के पांचों ऑर्बिटल्स हैं, 5 डी ऑर्बिटल, वो सारे सेम एनर्जी पे होते हैं. ठीक है, जब भी आप ड्रॉ करते हो डी ऑर्बिटल्स, आप कैसे करते हो? ठीक है, इस तरह से 5 डी ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं हम. ये सारे इकट्ठे क्यों ड्रॉ करते हैं हम? क्योंकि सभी सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं और उसको बोलते हैं डीजेनरेट. ठीक है, कि सेम एनर्जी पे है मतलब वो डीजेनरेट हैं. अब इस मेटल को या मेटल आयन को हमने घेर लिया एक स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड के साथ. स्फेरिकल है तो चारों तरफ से लगेगी, हर डायरेक्शन में लगेगी. ठीक है, चाहे आप एक्स एक्सिस में जाएं, वाई में जाएं, जेड में जाएं या इन बिटवीन द एक्सिस हो, कहीं भी हर डायरेक्शन में बराबर स्ट्रेंथ की फील्ड है. तो जो डी ऑर्बिटल्स हैं, कुछ डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, जैसे डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का एग्जाम्पल लें तो ये अलॉन्ग द एक्सिस होता है. ठीक है, दिस इज डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और डी जेड स्क्वेयर भी अलॉन्ग द एक्सिस होता है. पर बाकी के 3 कैसे होते हैं? इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में होते हैं. तो होगा क्या, अब चाहिए बीच में हो या अलॉन्ग द एक्सिस हो, यहां पर तो सबको रिपल्शन बराबर मिलेगी, क्योंकि जो फील्ड है वो कैसी है? स्फेरिकल है. ठीक है, सबको बराबर रिपल्शन मिलेगी. तो सबको बराबर रिपल्शन मिलेगी तो सबकी एनर्जी बराबर अमाउंट से बढ़ेगी. तो देखिए यहां से इतनी एनर्जी बढ़ गई, पर बराबर बढ़ी तो अभी भी 5 के 5 सेम एनर्जी लेवल पे हैं. इसको बोला जाता है बैरी सेंटर. फिर हमने क्या किया, ये जो फील्ड स्फेरिकल थी इसको हमने 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया. मतलब इसी फील्ड को, इतनी ही स्ट्रेंथ वाली फील्ड को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उन 6 पार्ट्स को ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में लगा दिया. मतलब उनको लगाया हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग, इस तरह से. ओके, तो ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई, ये वाई है, ये जेड है. तो अब हमने इन फील्ड्स को, या आप बोल सकते हो कि लिगेंड्स को, इन 6 डायरेक्शन में हमने लगा दिया. तो किसके लॉन्ग? एक्सिस के अलॉन्ग. मतलब एक्स एक्सिस पे 2 लग गए, वाई एक्सिस पे 2 लग गए और जेड एक्सिस पे भी 2 लग गए. अब ये लिगेंड उस ऑर्बिटल को ज़्यादा रिपेल करेंगे जो इस एक्सिस की तरफ है, जैसे कि डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. ठीक है, तो यहाँ पर एक लिगेंड होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा. तो ये लिगेंड ऑर्बिटल के आमने सामने है तो इसको ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी, जेड स्क्वेयर वाले को भी ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी. पर बाकी के 3 जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड हैं, इनमें तो लिगेंड आपका एक्सिस के लॉन्ग है पर ऑर्बिटल बीच में है. तो मतलब ऑर्बिटल के बिल्कुल सामने कोई लिगेंड नहीं है, तो उसको रिपल्शन कम मिलेगी. किससे कम? इस स्फेरिकल वाले से भी कम, क्योंकि स्फेरिकल वाले में एटलीस्ट सभी पॉइंट्स पे बराबर स्ट्रेंथ थी. ठीक है, तो स्फेरिकल इस बैरी सेंटर वाले से भी कम रिपल्शन की वजह से ये 3 जो हैं डी एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, ये एनर्जी में नीचे आ जाते हैं, जो मिलके बनाते हैं T2G. ठीक है, तो ये 3 इकट्ठे होंगे, मतलब इन तीनों को आप इस तरह से लिख सकते हो. अब ये 3 ऑर्बिटल यहाँ आ गए. 2 जो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर है, ये एनर्जी में, क्योंकि इनको ज़्यादा रिपल्शन फील होगी, ये ऊपर जाएंगे, तो ये 2 का सेट यहाँ बनाएंगे, EG सेट. ओके, और इस गैप को, ये जो गैप आता है इनके बीच में, इस गैप को कितना कहा गया? डेल्टा O. O मीन्स ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का गैप. ठीक है, डेल्टा O. अब ये देखिए बैरी सेंटर से ऊपर 3/5 है और नीचे 2/5 है. अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, ये कहाँ से आया? देखो, जितनी डीस्टेबलाइजेशन, मतलब जितनी एनर्जी इन 2 की बढ़ी, ठीक है ना, इन 2 की एनर्जी जितनी बढ़ेगी
उतनी ही एनर्जी मिला के इन 3 की कम होगी, क्योंकि एनर्जी को तो कंजर्व करना है ना। जो फील्ड यहाँ पर थी उसी फील्ड को 6 पार्ट्स में तोड़ दिया, तो मतलब टोटल जो एनर्जी होगी वो तो उतनी ही रहेगी सिस्टम की। तो जो इंक्रीज आया एनर्जी में और जो डिक्रीज आया वो बराबर आएगा। तो देखिए इंक्रीज किस किस का आया, ईजी वालों का, मतलब 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ी है, तो 2 की बढ़ी है कितने अमाउंट से, 3/5 डेल्टा ओ से बढ़ी, तो ये हो गया 6/5 डेल्टा ओ से एनर्जी बढ़ गई। और नीचे जो 3 गए इनकी एनर्जी 2/5 डेल्टा ओ से घट गई, तो टोटल एनर्जी घटी कितनी है, 3 × 2/5 डेल्टा ओ दैट इज 6/5 डेल्टा ओ। तो इतनी एनर्जी बढ़ गई, इसको पॉजिटिव ले लो, इतनी एनर्जी घट गई, इसको नेगेटिव ले लो, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा। मतलब एनर्जी उतनी है, तो जितना एनर्जी में गेन आया उतना ही एनर्जी में लॉस भी आया। इसीलिए ये 3/5 और 2/5 में एनर्जीज बढ़ती हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड लिगेंड एंड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी वो किसने डिफाइन की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें बताया कि एक जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड सब बराबर स्ट्रेंथ के नहीं है। कुछ लिगेंड की फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कुछ लिगेंड्स की फील्ड कम स्ट्रांग होते हैं। मतलब वो कितनी रिपल्शन देंगे मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को या कितनी नहीं देंगे, वो उनकी फील्ड पे डिपेंड करता है। ज़्यादा स्ट्रांग फील्ड होगी तो ज़्यादा रिपल्शन, कम स्ट्रांग फील्ड होगी तो कम रिपल्शन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिफाइन किया कि कुछ वीक होंगे फील्ड में और कुछ स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो जब उनको अरेंज किया गया तो वो अरेंजमेंट था आई नेगेटिव, देन Br नेगेटिव, देन SCN नेगेटिव। तो ये अरेंजमेंट आपको कंप्लीटली याद करना भी है, क्योंकि अब क्वेश्चन में पूछ लिया गया है डायरेक्टली एनसीईआरटी में, तो याद तो करना पड़ेगा। बट एग्जैक्टली अगर आपको पूरा याद नहीं भी रहे, इसका 70% भी आप याद रखते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, तो आप एक छोटा सा इसमें हिंट ये है कि हैलोजन्स तो सबसे पीछे रहेंगे, आई नेगेटिव Br नेगेटिव मतलब ऑलमोस्ट पीछे ही हैं। अगर आप SCN को भूल जाएं, इसको भूल जाएं, तो चारों हैलोजन पीछे हैं और जितना बड़ा साइज उतना पीछे। तो आई सबसे पीछे, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। उसके बाद हैलोजन्स के बाद आए ऑक्सीजन वाले मेंबर। ठीक है, देखो ये ऑक्सीजन वाला है, इसमें भी जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन है, इसका डोनर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। फिर ऑक्सीजन के बाद कौन आया, नाइट्रोजन वाले, NH3, इथाइलिन डायमीन। उसके बाद आए कार्बन वाले, CN में कार्बन डोनर है, CO में कार्बन डोनर है। ठीक है, तो मतलब वीक वाले कौन से थे, हैलोजन्स, उससे थोड़े स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन वाले, उससे स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन वाले और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बन वाले लिगेंड्स। तो ये जो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ का, ठीक है, इनकी इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इज अ अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स in the order of increasing field strength। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम डायरेक्टली और इसके साथ ये सीरीज लिख देंगे। अब बोल रहे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, होता क्या है। देखो वीक फील्ड लिगेंड तो नाम से पता लग रहा है कि इसकी फील्ड वीक होगी। वीक फील्ड लिगेंड cannot cause pairing of unpaired d electrons। ठीक है, कि d ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ये पेयरिंग नहीं करवा सकता। पर अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, इट कैन कॉज पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स। ये अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग
करवा सकता है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि उससे आपके मैग्नेटिक कैरेक्टर पे फ़र्क पड़ेगा सब्सटेंस के। वो पैरामैग्नेटिक होगा अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और डायामैग्नेटिक होगा अगर उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो वो सारा कौन डिसाइड करेगा? वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही डेल्टा ओ भी बढ़ेगा। तो आप ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा ओ की जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड लोगे तो डेल्टा ओ बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। वीक लिगेंड लोगे तो कम स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी नॉट स्टेबलाइजेशन, वो कुछ और होता है। स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है? अब अगर ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में रखा जाए तो जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं? ये हमारा बैरी सेंटर था, बैरी सेंटर से दो ऊपर चले गए, ठीक है, और तीन थोड़ा नीचे आ गए। ओके, तो ये ऊपर वाला सेट हो गया EG, नीचे वाला सेट है T2G, और ये जो टोटल गैप है इसको कहा गया डेल्टा O। O मीन्स ऑक्टाहेड्रल के केस में ऐसा गैप बनता है, एंड दिस इज बैरी सेंटर। तो ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, डेल्टा O इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या है ये? दोनों लेवल्स के जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुए तो आप क्या लिखोगे? ड्यूरिंग डिफरेंट फील्ड अरेंजमेंट्स, कि ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट था या टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था, जो डी ऑर्बिटल्स एंड दे आर स्प्लिटिंग। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिट करके दो ऑर्बिटल्स EG ऊपर जाता है और T2G नीचे आता है। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, टेट्राहेड्रल में क्या होता है? टेट्राहेड्रल में उल्टा होता है। टेट्राहेड्रल में दो ऊपर जाते हैं, सॉरी दो नीचे जाते हैं और तीन जाते हैं ऊपर। ओके, तो 1 सेकेंड, अब जब तीन ऊपर जाएंगे तो हमारे पास ये डिज़ाइन भी थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दो ऊपर जा रहे थे तो ये ज़्यादा था, क्योंकि दो को भी गेन उतना ही करवाना है जितना तीन को लॉस करवाना है। अब क्योंकि तीन ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला थोड़ा कम होगा ये गैप, और नीचे वाला गैप थोड़ा ज़्यादा होगा। यहाँ से दो हैं, एंड दिस डिफरेंस इज डेल्टा T, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में जब लिगेंड्स रखे गए हैं तब ये आता है। ऊपर वाला अभी भी अब T2G है, अब नीचे वाला EG है, और डेल्टा T हमें पता है इट इज़ 4/9 ऑफ डेल्टा O, कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है। अब देखो इसका फ़र्क क्या पड़ता है अल्टीमेटली। फ़र्क ये है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ ऑक्टाहेड्रल की हम बात करें, पहला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये गया लोअर एनर्जी में, दूसरा आया यहाँ गया, तीसरा आया यहाँ गया, तो अप टू T2G3, अप टू T2G3 इट्स सिंपल। ठीक है, दैट इज कि जो भी आया वो लोअर एनर्जी वाले में जाएगा और सिंगल सिंगल फिल करेंगे ऑर्बिटल्स को। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल हैव टू डिसाइड वेदर टू पेयर और जंप। ठीक है, कि उसको पेयरिंग करनी है या जंप करना है। अब देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा, अब पेयरिंग करना भी आसान नहीं है, पेयरिंग करने के लिए P एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो
अगर मैं बोलता हूँ कि पेयरिंग करने के लिए 10 अमाउंट की एनर्जी चाहिए और जंप करने के लिए 6 एनर्जी चाहिए, मतलब ये जो गैप है डेल्टा ओ, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो 6 एनर्जी में जंप हो जाएगा और 10 में पेयरिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली जो कम एनर्जी वाला पाथ है उसी को फॉलो करेगा, तो वो जंप करेगा। पर अगर मैं बोलूँ कि 10 में जंप होगा, 6 में पेयरिंग होगी, तो वो पेयरिंग करेगा। तो अब पॉइंट ये है कि इफ पेयरिंग एनर्जी दैट इज P, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी मतलब P इज ग्रेटर देन डेल्टा O, तो इलेक्ट्रॉन जंप्स टू EG लेवल, ठीक है। तो अरेंजमेंट कैसा आएगा फिर, तो बन जाएगा आपका T2G में तो 3 थे, फोर्थ कहाँ गया, EG में चला गया पहला, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन की ही बात हो रही है। और अगर मैं कहूँ कि पेयरिंग एनर्जी P इज लेस देन डेल्टा O, तो क्या होगा, तो पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग हो गई तो क्या हो जाएगा, T2G में 4 हो जाएंगे और EG खाली रहेगा। तो ये फर्क पड़ता है। अब इसका दूसरा फर्क क्या पड़ा, आप देखो, अगर जंप कर गया तो ऊपर वाले में 1 चला जाएगा, ऊपर वाले में 1 चला गया तो ऊपर भी अनपेड, नीचे 3 अनपेड, 4 अनपेड, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी और स्पिन की जो वैल्यू होगी वो हाई रहेगी। अगर नीचे पेयरिंग स्टार्ट हो गई तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे और स्पिन की वैल्यू भी कम होगी, या पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी कम होगा। तो ये है कि हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ डिसाइड, कि डेल्टा ओ बहुत बड़ा है तो जंप करना मुश्किल होगा, जंप करना मुश्किल होगा तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कम होगा। ओके, तो ये आपको लिखना है वहाँ पे, इस तरह से फोर्थ इलेक्ट्रॉन में ये प्रॉब्लम आती है। फिर फोर्थ एक बार सेटल हो गया कि फोर्थ ने बोला कि चलो फोर्थ पेयरिंग करेगा, तो फिफ्थ भी पेयरिंग करेगा, सिक्स्थ भी पेयरिंग करेगा, फिर 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर फोर्थ ने जंप कर दिया तो फिफ्थ भी जंप करेगा, ठीक है। फिर सिक्स्थ, अब सिक्स तो फिर नीचे ही आएगा ना, 6, 7, 8, फिर 9, 10 ऊपर। ओके, so that was all about the question number 18. Next question will start from the next lecture.